स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज सेट नंबर 4 देखेंगे जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था कब। तो वह 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। और उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन था। तो विठल भाई पटेल थे। भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर, इनमें से सभी की सहायता से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का जो कार्यकाल था 1658 से लेकर 1707 तक था, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी। तो ये 1707 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था और जितना भी सरकारी संगीतज्ञ था सबको अवकाश छुट्टी पर भेज दिया था। अगला प्रश्न है कि लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनाया गया था। तो लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह बनाया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। पूछे आपसे कि हीरा महल किसने बनवाया था। तो बहादुर शाह जफर। और जो बहादुर शाह जफर था इसका शासनकाल जो था ना 1837 से लेकर 1857, ये 1857 की क्रांति में इसको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो यह 1780 से लेकर 1784 तक चला था और उस समय जो गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंगस था। कौन था। वारेन हेस्टिंगस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। और द्वितीय पूछे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। तब मंगलौर की संधि के तहत, मंगलौर की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। कहाँ। ढाका में 1906 ईस्वी में, ठीक है। और कौन किया था। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था। तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। तो यह डिजरायली ने कहा था। डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। और बी.डी. सावरकर बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, यह 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है कि एक तरफ विद्रोह है एक तरफ नेतृत्व करता है। तो आपको इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं आपको बताना है। तो इसमें से है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर सही है, ठीक है। खासी विद्रोह तीरथ सिंह सही है। नील विद्रोह दिगंबर सही है। और ताना भगत अली मुसलियार ये गलत है। जबकि ताना भगत विद्रोह 1914 ईस्वी में हुआ था भारत में, सॉरी बिहार में, अब वर्तमान झारखंड में हो गया है। उस समय यह जतरा भगत ने इसका जतरा भगत इसका नेतृत्व करता थे। जबकि अली मुसलियार यह 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। केरल में, इसी के नेतृत्व करता थे। तो आप समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से किस प्रकार के घर का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है वर्गाकार एवं आयताकार। कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कौन गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कानों से हुई है, एक गलत है आपका, मुख से हुआ है। क्षत्रियों की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से हुई है, सही है। वैश्यों की उत्पत्ति पुरुषों की जांघ से हुई है, सही है। तो आपका इसका सही गलत बताना है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था। तो अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महापात्र की नियुक्ति की थी, ठीक है। और अशोक के समय में जो समाहर्ता थे वो राजस्व से संबंधित अधिकारी होते थे। समाहर्ता राजस्व अधिकारी होते थे, राजस्व अधिकारी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सेंगोल, तो सेंगोल है यह चोल वंश से जुड़ा हुआ है। सेंगोल एक प्रतीक है जो चोल वंश से संबंधित है। यह शक्ति एवं अधिकार का अवतार है।
यह शक्ति एवं अधिकार का अवतार है। चोल वंश में जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता था तब इसी सेंगोल के माध्यम से होता था। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो किस राज्य का विलय ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया है? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद राज्य का विलय किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो 1948 ईस्वी में हैदराबाद को भारत में मिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था और यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत व आक्रमण कर इसे भारतीय संघ में मिलाया था, ऑपरेशन पोलो। अगला प्रश्न है कि सवाली का युद्ध अंग्रेजों और किसके मध्य में हुआ था? तो सवाली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और सवाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था। 1612 ईस्वी में सवाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था। यह एक नौसैनिक युद्ध था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो मिल मालिकों एवं मजदूर के बीच भूख हड़ताल, हंटर आयोग का गठन। तो इसका जो घटित ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक तरफ नदी है एक तरफ उसका सहायक नदी है, इसमें बताना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। गोदावरी, गोदावरी का सहायक नदी मूसी, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, गोदावरी मूसी गलत दिया हुआ है। महानदी मांद, महानदी का मांद है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है। कृष्णा का मालप्रभा है, ये आपका घाटप्रभा है। कोयना है, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, पंचगंगा है, दूधगंगा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। और कावेरी की हेमावती, ये आपका सही है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए जो है गोदावरी का मूसी दिया हुआ है, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। और गोदावरी की सहायक नदी आपका हो जाएगा पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा और वर्धा, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इसमें से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? यानी पृथ्वी के घूर्णन से क्या नहीं होता है? तो पवनों का विक्षेपण होता है, कोरोलिस बल की उत्पत्ति होती है, दिन रात का होना होता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। ऋतु परिवर्तन आपका पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और परिभ्रमण से दिन रात। कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो खमसिन या मिस्र का स्थानीय पवन है। आपसे पूछता है कि चिनूक, चिनूक किस देश का है? तो ये अमेरिका का है। ठीक है, चिनूक अमेरिका का है। नॉर्वेस्टर्स न्यूजीलैंड का है। जोंडा, जोंडा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का जोंडा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो वह कौन सा वन है जिसका प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वन, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। कश्मीर घाटी बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में आपको पहचान करना है। तो इसमें से कौन पश्चिम से पूर्व में जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका पश्चिम से पूर्व में पहले हो जाएगा आपका शिवकिला, शिवकिला हो जाएगा, उसके बाद लिपुलेख हो जाएगा, शिवकिला लिपुलेख, उसके बाद नाथुल्ला, उसके बाद बोमडिला। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि शिवकिला जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, एचपी हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला आपका सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है। आपका लिपुलेख उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और बोमडिला आपका एपी अरुणाचल प्रदेश में है। आपसे ये भी पूछता है क्वेश्चन कि ये दर्रा किस राज्य में है। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो है ना, यह आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करते थे? तो ऋतु प्रवास कौन करते थे? तो यह हो जाएगा भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे, जो कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। भूटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। और इस जनजाति के लोग मुख्यतः ऊंचे पहाड़ों के पशुपालक होते हैं। इन्हें लाचेनपस या लाचुंगस के रूप में जाना जाता है। और लेप्चा जनजाति भी आपका सिक्किम में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आम्र वर्षा मैंगो शावर किससे संबंधित है? तो मैंगो शावर हो जाएगा आम की फसल से। ठीक है, मैंगो शावर आम की फसल से। और ये आपसे पूछेगा कि आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल में मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जितने भी दलहनी पौधे होते हैं वो भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर दलहनी पौधा में उड़द आ जाएगा, क्योंकि यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो सकल घरेलू उत्पाद में आपका अंतिम वस्तु की बिक्री हो जाएगा। अंतिम वस्तु की बिक्री आपका जीडीपी में शामिल है। जीडीपी में अंतिम वस्तु की बिक्री शामिल है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है सकल है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। नियम किससे संबंधित है? तो यह बाजार के नियम से संबंधित है, जो जेबी 100 के द्वारा दिया गया था। जेबी 100 यह बाजार नियम से संबंधित है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों नियम पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है कि खुसरो समिति का संबंध किससे था? तो खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा कृषि साख से। कृषि साख से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खुसरो समिति कृषि साख से। मल्होत्रा समिति आया था तो वो बीमा सुधार से था। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से। भंडारी समिति आया था वो ग्रामीण बैंक की संरचना से, जो जैसे भंडारी संरचना ग्रामीण बैंक की संरचना से था। महाजन समिति चीनी से था। महाजन समिति चीनी उद्योग से था। सत्यम समिति वस्त्र नीति से था। गोईपुरिया समिति आपका बैंक सेवा सुधार से था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो साख नियंत्रण तरीकों में कौन कौन शामिल हो जाएगा? तो हो जाएगा बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, इनमें से सभी। तो ये सभी साख नियंत्रण में शामिल है। अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो लकड़वाला अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? तो यह 1993 ईस्वी में प्रकाशित किया था। और योजना आयोग द्वारा गरीबी के मापन हेतु 1989 ईस्वी में डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है कि अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसमें से आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश आदि भी इसी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन? तो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, यह सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और इसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का इसका अधिकार है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होना चाहिए। तो इसमें से सब सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन का समान वितरण 39 के ख हो जाएगा। 39 के ख में धन का समान वितरण के बारे में बताया गया, चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा 5 तरीकों से। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 तरीकों से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। अगला प्रश्न है कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का अवधारणा यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो श्रमिक संघ और फौजदारी यह समवर्ती सूची का विषय है और वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। बहुत बार जितना प्रश्न आता है सब इस समय बताते रहते हैं, गलत नहीं करना है। और प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 88 के तहत इनको नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है या किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए वह किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु मत का अधिकार नहीं कर सकता या प्रयोग नहीं कर सकता है अनुच्छेद 88 के तहत। और महान्यायवादी भारत में होंगे अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ न होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 1993 से पूर्व केंद्रीय निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय या परंतु 1993 से यह 3 सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें 1 अध्यक्ष और 2 अन्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित
के विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम गलत इसमें है, कौन आपको बताना है। तो इसमें से आपका गलत बताना है, तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक में पहले होते हैं राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद होते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न है कि येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो येलो बुक या फ्रांस देश का सरकारी दस्तावेज है, ठीक है। ग्रीन बुक इटली और ईरान का है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है, ग्रे बुक बेल्जियम और जापान का है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 देश ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। और 26 जून को स्थापना से संबंधित अधिकार पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। और इस पर बाद में 51वां देश बना था आपका पोलैंड। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा, 51वां देश पोलैंड बना था। अगला प्रश्न है कि वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, और वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली और पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिमला में है। अगला प्रश्न है कि राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है, इनको मान बुकर पुरस्कार 1997 में इस पुस्तक के लिए इनको मिला था, जबकि मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत 1969 ईस्वी से 1969 ईस्वी में हुआ था। और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मान बुकर पुरस्कार है। और अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। अगला प्रश्न है कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य यह आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना राज्य में पाखल वन्यजीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो रेड डाटा बुक का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था यह 1964 ईस्वी में हुआ था। और यह उस ऐसे पशु पक्षियों की जानकारी देता है रेड डाटा बुक जो विलुप्त होने के कगार हैं, कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने से सही है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने से जैव विविधता में परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, इसका कारण बताना है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का कारण है CO2, याद रखिएगा, CO2 के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ राज है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही है। नुकरेक मेघालय में, सही है। अगस्त मलयाय आपका केरल में है, लेकिन कंचनजंगा दिया हुआ हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, यह गलत है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं। तो हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। हृदय प्रश्न है कि प्रोपियोसेप्टिव न्यूमोस्क्यूलर फैसिलिटेशन एक तकनीक है, इसका संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर के लचीलापन। आमतौर पर शरीर के लचीलापन को बढ़ाने के लिए यह PNF किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन B नहीं है। तो बी और सी किस में है। तो जल में है, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है, यानी मानव शरीर की जो हड्डियां है उसको किस भागों पर बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमाण एवं आकार पर। और वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती है, और वहीं शिशु में 275 से लेकर 300 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है, यानी कौन सा जो ऊतक है शरीर को बचाने का कार्य करता है। तो ये हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं।
तो इसका हो जाएगा ऑक्सिन्स हार्मोन के कारण। और ऑक्सिन्स हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। वहीं जिबरेलिन्स है तो बौना पौधा को लंबा कर देता है। अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है, यह कथन सही है। और इसकी कोशिका भी सेलुलोज की बनी होती है, गलत है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, गलत है। इसमें केंद्रक और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं, ये भी आपका गलत है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न है कि टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। तो टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण इनमें से कौन है? तो हो जाएगा मार्सिलिया और फर्न है ना, यह टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत कहाँ से होता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम का जो स्रोत है यह अग्नाशय से होता है, इसलिए इसमें अग्नाशय ऑप्शन में नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइपेज अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से लाइपेज का स्राव होता है। अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह जिसमें लोहा नहीं है, अलौह धात्विक खनिज है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। वे सभी खनिज जिसमें लोहा की मात्रा होता है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, क्रोमियम आता है। अलौह जिसमें धात्विक खनिज में लोहा की मात्रा बहुत ही कम होती है, चाहे न की मात्रा के बराबर होती है, उसे आप क्या कहते हैं? अलौह धात्विक खनिज कहेंगे। तो कोबाल्ट में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व का नाम आपको बताना है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व का नाम हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको एल्कीन बोलते हैं। और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, जोड़ दो इसमें छोड़ दो, और एल्केन में जोड़ दो CnH2n +2 होता है, और एल्काइन में CnH2n -2 होता है। अगला प्रश्न है कि सोना को घोला जा सकता है। तो सोना को आपको एक्वा रेजियम में घोला जा सकता है, जिसका फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, जिसमें HCl + HNO3 के मिश्रण में सोना को घोला जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? पिताजी, तांबा और जस्ता का होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबा जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। अगला प्रश्न है कि एक जेटा कितने के बराबर होता है? तो एक जेटा जो होता है ना 10⁻21 के बराबर होता है। एक जेटा 10⁻21 के बराबर होता है। जैसे टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और इयोटा होता है। तो इयोटा होगा वह 24 के होगा, 10⁻24 को इयोटा के नाम से जानते हैं, इयोटा के नाम से जानते हैं, और 10⁻21 को जेटा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करता है? तो बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि आपको क्या इंगित करेगा? तो अत्यंत सूक्ष्म मौसम को करेगा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। अगर इसमें ऑप्शन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो उसके भी होता है। तो परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों के कारण होता है। और इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें 7 रंग होते हैं। विबजियोर से आप याद इसको रख सकते हैं, भली भांति आप लोग इसको जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो गति विषयक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, सही है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, यह गलत है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल के द्वारा दिया गया था, स्नेल का नियम दिया गया था स्नेल के द्वारा। और प्रकाश के व्यतिकरण थॉमस यंग के द्वारा 1902 में दिया गया था। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस के द्वारा दिया गया था, सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, इसे क्या नाम दिया गया है? इसको सप्तर्षि नाम दिया गया है, सप्तर्षि। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का कितना % अनुमान लगाया गया है?
तो ये लगाया गया है 5.9%। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? तो यह रहा था 551.7 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है? तो यह आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। और अगला प्रश्न है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यादव जाति की जनगणना आबादी सबसे ज़्यादा है, जो 14.26% है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो मैंडूस तूफान का नामकरण यह यूएई के द्वारा किया गया था, यूएई के द्वारा किया गया था। जबकि आपका एक सितरंग आया था, वह सितरंग या थाईलैंड के द्वारा किया गया था। सितरंग तूफान का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था और श्रीलंका के द्वारा आसनी तूफान का नामकरण किया गया था, श्रीलंका के द्वारा आसनी। अगला प्रश्न है कि G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? तो G20 के शेरपा की पहली बैठक 2022 में उदयपुर में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि कोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी का आपको नाम बताना है। कोवैक्स, तो कोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है LVM3 के द्वारा, LVM3 के द्वारा किया गया है। और इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद 3 आपका राज्य और नाम बता देते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा छत्तीसगढ़ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाला राज्य है हरियाणा। और हरियाणा पंजाब की रंगनाथितु पक्षी वन अभयारण्य किस राज्य में है? तो रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में रंगनाथितु है, जिसका कहीं कहीं आपको रंगनाथितु दिया जाता है, जिसे अगस्त 2022 में रामसर सम्मेलन में शामिल कर लिया गया है। और अब भारत में आपका टोटल 75 रामसर साइटों की संख्या हो गई है। और 75वां रामसर स्थल के रूप में सलबुग आर्द्रभूमि को शामिल किया गया, जो जम्मू कश्मीर में का है। और अगला प्रश्न है कि मैग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो मैग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा वह कौन राज्य सरकार किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य होगा कि मैग्रोव वनों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? तो यह किया है मैक्सिको के साथ। और अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी हो जाएंगे। और सीईओ कौन हो जाएंगे? सीईओ तो BR सुब्रमण्यम हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें और कौन कौन शामिल है? तो अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के अभी वर्तमान में सीईओ है। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? अनिल कुमार लोहाटी है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी, अभी वर्तमान में है। अगला प्रश्न है कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हो गई, इनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यह 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, सही है। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, सही है। वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह हो जाएगा चौथा स्थान है। और इसमें आपका प्रथम स्थान पर अमेरिका और अंतिम स्थान पर भूटान, जो 145वां है। और हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोछा यानी गमछा को GI टैग दिया गया है? तो यह हो जाएगा असम। गमोछा असम राज्य को दिया गया है। और तंदूर लाल चने ये तेलंगाना का है, ठीक है। केरल का है आटा पड़ी थुआरा यानी लाल चना। और मिथिला मखाना बिहार का है, मिथिला मखाना, ये सबको GI टैग दिया गया है। मरचा चावल का भी दिया गया है, जो पश्चिमी चंपारण का है, बिहार का ही GI टैग। प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 36वां स्थान
निर्मला सीतारमण का है। उसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा का 53वां स्थान है। माधवपुरी बुच 54वां स्थान है। शुभा मंडल 67वां, किरण मजूमदार 72वां और फाल्गुनी नायर 89वां स्थान है। और इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपियन यूनियन संघ के अभी अध्यक्ष है। इसी पर इनका प्रथम स्थान उर्सुला वान डेर लेयन का है, जो ये महिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण 6 लोगों को और टोटल 106 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। इसमें पद्म विभूषण 6 है, पद्म भूषण 9 है और पद्म श्री 91 है। पद्म श्री 91 है। अगला प्रश्न है कि 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित कौन सा व्यक्ति है? यानी 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो सोथियारा छिम, बर्नाडेट जे मैड्रिड और तदाशी हटोरी उपयुक्त में से सभी को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। और अगला प्रश्न है कि परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल यह CBSE के द्वारा जारी किया गया है। CBSE के द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक ये हो जाएंगे मेघनाथ देसाई। ठीक है, मेघनाथ देसाई। सलमान रश्दी वर्तमान में लिखे हैं विक्ट्री सिटी। और बिमल जलान का पुस्तक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। और इंडिया वैक्सीन्स ग्रोथ सज्जन सिंह यादव लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह पुणे में स्थापित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को 95 प्रश्नों में कितना आपका सही हो रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए दोस्तों, और आप लोगों को यह पूरा करा दिया जाएगा जो वादा किया गया है कि हाँ 15 सेट कराया जाएगा। और जब तक एग्जाम होगा तब तक 75 सीट का टारगेट रखा गया है। तो 75 सीट आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।